रहे हैं नेशन व्यू बीना त्यागी के साथ। रात के 8 बज चुके हैं और देश और दुनिया की हर अहम खबर के साथ हम नेशन व्यू लेकर हाजिर हैं। दुनिया की अदालत में आज पाकिस्तान फिर बेनकाब हो गया। बिना दलील बिना वकील के कुलभूषण जाधव की हत्या की पाकिस्तान की कोशिश को करारा आघात लगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पूरी सुनवाई होने तक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। पस्त हो गया झूठा पाक, खुल गई नापाक पोल। जीत गए जाधव, जीत गया सच, जीत गया हिंदुस्तान। दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में पाकिस्तान ने खाई मुंह की। पाकिस्तान साजिश रचता रहा, कुलभूषण को फांसी पर लटका देने की चाल चलता रहा, लेकिन कानून के दर पर उसकी हर नापाक चाल बेनकाब हो गई। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान की खोखली दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया और सुनवाई पूरी होने तक कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है। The court considers that at this stage of the proceedings, where no legal analysis on these questions has been advanced by the parties, these arguments do not provide a sufficient basis to exclude the plausibility of the rights claimed by India. आईसीजे का हर शब्द पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा है। पाकिस्तान के झूठ और फरेब के खेल को अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने बेपर्दा करके रख दिया। आईसीजे ने पाकिस्तान की हर खोखली दलील खारिज की। कोर्ट ने कहा, वियना संधि के तहत पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फिलहाल फांसी नहीं दे सकता। जब तक कोर्ट कुलभूषण जाधव पर कोई अंतिम फैसला नहीं ले ले, पाकिस्तान फांसी नहीं दे सकता। कोर्ट ने यह भी माना कि कुलभूषण जाधव की जान को खतरा है। आईसीजे ने कहा कि जाधव की गिरफ्तारी विवादित है, इस बात को ध्यान में रखना होगा। जाधव को जासूस बताने का पाकिस्तान का दावा साबित नहीं हुआ है। वियना संधि के अंतर्गत भारत कुलभूषण जाधव से बातचीत कर सकता है। कुलभूषण जाधव को काउंसिलर एक्सेस मिलना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को मामले की सुनवाई का अधिकार है। That the government of Pakistan will take no action that might prejudice its alleged rights, in particular that it will take all measures necessary to prevent Mr. Jadhav from being executed before the court renders its final decision. आईसीजे के फैसलों ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है। बिना दलील बिना वकील के पाकिस्तान ने जाधव की हत्या की साजिश रची। पाकिस्तान की कंगारू कोर्ट ने कुलभूषण जाधव के सारे हक मार डाले, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ने जाधव को पहली कामयाबी दी है और अब इंतजार है जाधव की बेगुनाही साबित होने का। टीम न्यूज़ नेशन। और इंटरनेशनल कोर्ट ने कुलभूषण यादव को लेकर फैसला सुना दिया है, जिससे लेकर पाकिस्तान के मुंह पर ताला लग गया है। पाकिस्तान को झटका मिला है और हिंदुस्तान को राहत। अब पाकिस्तान के सारे झूठे आरोप धरे रह गए हैं, लेकिन पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि वो अंतर्राष्ट्रीय अदालतों के फैसले मान जाए। ये पाकिस्तान नहीं। हेग अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद सबको फैसले का इंतजार था और जैसे ही कुलभूषण जाधव के मामले में जज ने फैसला सुनाना शुरू किया, पाकिस्तान का झूठ एक एक कर बेपर्दा होने लगा। हेग की अदालत ने पाकिस्तान की सभी दलीलों को सिरे से खारिज करते हुए कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी। जिन सबूतों की बिनाह पर पाकिस्तान की फौजी अदालत कुलभूषण को फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहती थी, कोर्ट ने उसे झूठा करार दिया। पाकिस्तान की तमाम मांगों को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सिरे से खारिज कर दिया। अब हम आपको एक एक कर बताते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान उन्हीं मुद्दों पर बेनकाब होता चला गया जिसे लेकर वो कुलभूषण जाधव को फांसी के फंदे पर चढ़ाना चाहता था। जज रॉनी अब्राहम ने फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही वियना संधि को मानते हैं और इसके तहत पाकिस्तान को भारत की काउंसिलर मुहैया कराने की मांग को मान लेना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान आर्टिकल 36 का हवाला देकर ये कहता रहा कि जाधव को काउंसिलर एक्सेस नहीं दिया जा सकता क्योंकि उस पर आतंकवाद और जासूसी के आरोप हैं। इस पर भी इंटरनेशनल कोर्ट ने पाक को खरी खोटी सुनाई। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 36 में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आतंकवाद या जासूसी के आरोपों का सामना कर रहे विदेशी नागरिकों को काउंसिलर एक्सेस नहीं मिल सकता। तो आर्टिकल 36 के मुताबिक उन्होंने कहा कि कन्वेइंग काउंसिलर एक्सेस देना जरूरी है। आईसीजे ने यह कहा कि इर्रिपेरेबल प्रेजुडिस एंड इंजुरी
कुलभूषण जाधव को है, और इसलिए इमीडिएट मेजर्स आर्टिकल 41 के मुताबिक उन्होंने दिए, और उन्होंने पाक को जताया है कि पाक ने तुरंत इसको फांसी की सजा को रोक लगाई है। On the same day, पाकिस्तान अब तक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाधव को भारत का जासूस कहता आया है और आईसीजे ने इसे भी मानने से साफ इनकार कर दिया। आईसीजे ने साफ साफ कहा कि अभी तक इस बात के सबूत नहीं है कि जाधव भारत का जासूस है। आईसीजे ने पाक को साफ कर दिया कि उसे इस बात को तय करने की जरूरत नहीं है कि वियना संधि के तहत द्विपक्षीय संबंधों पर अधिकारों को रोकती है या नहीं। द्विपक्षीय समझौते कभी भी कोई सीमा नहीं होते हैं। कोर्ट के पास इस बात का पूरा अधिकार है कि वो दोनों पक्षों के विवादों को सुने। जब तक अंतिम फैसला नहीं आता अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का इस मामले में, तब तक श्री जाधव का जीवन सुरक्षित रहना चाहिए, ऐसा निर्देश कोर्ट ने पाकिस्तान को दिया है। इससे पहले पाकिस्तान को 15 मई को उस समय बड़ा झटका लगा था जब उसने आईसीजे से उस वीडियो को चलाने की अनुमति मांगी थी जिसमें कथित तौर पर जाधव का कबूलनामा था, लेकिन आईसीजे ने इस वीडियो को चलाने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया था। जाहिर है पाकिस्तान का झूठ उस पर ही भारी पड़ गया। पाकिस्तान ने जो जाल बुना था अब वो उसी जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो पाकिस्तान दुनिया के सामने बेआबरू हो गया, उसके झूठ का पुलिंदा खुल गया, लेकिन वो उसका अड़ियल रवैया अभी तक बरकरार रखे हुए है। पाकिस्तान ने आईसीजे के फैसले को नकार दिया और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब आखिर जाधव की जिंदगी बचाने के पास हिंदुस्तान के लिए क्या क्या विकल्प मौजूद हैं। आईसीजे में जीता सच, पाकिस्तान ने खाई मुंह की, कोर्ट के तमाचे से तिल मिलाया पाकिस्तान। कहावत पुरानी है, झूठ शोर मचाता है। आईसीजे ने पाकिस्तान को जिस तरह बेनकाब किया है उससे तो सरे बाजार पाकिस्तान के झूठ के कपड़े उतर चुके हैं, लेकिन फरेबी फितरत पाकिस्तान इस सच से इनकार कर रहा है। पाकिस्तान ने आईसीजे के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है, वो तो इंटरनेशनल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर ही सवाल खड़े कर रहा है। Many clauses have been added to the earlier declaration, including excluding all matters related to the national security of the Islamic Republic of Pakistan, which in the current case totally excludes the jurisdiction of ICJ under Article 36(2) in our view. पाकिस्तान अपने झूठ को बचाना चाहता है, लेकिन हिंदुस्तान ने उसे याद दिलाया है कि आईसीजे का फैसला क्या कहता है। I hope that we all have, as we have all heard, I think the concerned authorities in Pakistan, I hope that they have heard what the Honorable President of the International Court of Justice said. He said very clearly that this order creates legally binding international obligation. सवाल यह है कि पाकिस्तान अगर इस फैसले को नहीं मानता तो हिंदुस्तान के पास विकल्प क्या है? कैसे कुलभूषण जाधव की बेगुनाही साबित की जाएगी? यूएन चार्टर का आर्टिकल 94 कहता है कि सभी सदस्य देशों को आईसीजे के फैसलों का पालन करना होगा, और अगर पाकिस्तान फैसला नहीं मानता तो हिंदुस्तान के पास यूएनएससी में जाने का विकल्प है। भारत यूएनएससी से पाकिस्तान पर प्रतिबंध की मांग कर सकता है, लेकिन मुश्किल ये है कि भारत की मांग को चीन यूएनएससी में वीटो कर सकता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अदालत की नाफरमानी पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बेनकाब कर देगी, और ऐसे में उसे अलग थलग करने की रणनीति पर भी काम किया जा सकता है। एक तो दुनिया में तो बहुत ही उनकी बहुत सख्त उन पर ये हो जाए, क्रिटिसिज्म हो जाएगी। इनका आज ही उनको काफ़ी झटका लगा हुआ है, और ऐसा अगर वो बाद में अगर बर्ताव करेंगे तो उनकी तो बिल्कुल बेआबरू हो जाएगी इसमें। सेकेंडली पाकिस्तान ऐसा करने में उनका क्या, उनको एक तो पाकिस्तान देश में ही बड़ा इसमें झटका होने वाला है। आज पाकिस्तान का अड़ियल रवैया उसकी पोल खोल रहा है। वो झूठ को 7 पर्दों में छिपाए रखना चाहता है, इसलिए पाकिस्तान के कोर्ट ने जाधव को दलील पेश करने का मौका तक नहीं दिया, और अब आईसीजे के फैसलों को भी वो मानने से इनकार कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान का ये काला चेहरा पूरी दुनिया देख रही है। जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले को पाकिस्तान को मानना ही होगा, और अगर पाकिस्तान इस फैसले को मानने से इनकार करता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके गंभीर परिणाम उसे भुगतने होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
दरअसल पाकिस्तान के झूठ किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में के कर उनकी कलाई खुलती गई, ये हम आपको दिखाते हैं। नौसेना के पूर्व अधिकारी थे कुलभूषण जाधव। 1987 में नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बने। 1991 में नौसेना की इंजीनियरिंग ब्रांच से उन्हें कमीशन हासिल हुआ। 14 साल नौकरी के बाद रिटायरमेंट लिया और 2003 में रिटायर हुए कुलभूषण जाधव। रिटायर होने के बाद ईरान के चाबहार पोर्ट पर बिजनेस शुरू करने के लिए चले गए। कुलभूषण को 3 मार्च 2016 को ईरान से गिरफ्तार करने का दावा पाकिस्तान ने किया। जासूस कहा। पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई। बलूचिस्तान के अलगाववादियों से मीटिंग का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने जाधव के फर्जी कबूलनामे का वीडियो बनाया और जाधव के कबूलनामे में 105 कट थे, यानी कि जिस वीडियो को वो इंटरनेशनल कोर्ट के सामने रखने की बात कर रहा था वो काट-छांट किया गया हुआ था। और सवाल यही है कि किसी पूर्व सैनिक को आखिर कोई अपना स्पाई बनाकर क्यों भेजेगा, और ये सवाल का जवाब भी पाकिस्तान के पास नहीं है। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की ताकत देखेगी। अब भारत के बॉर्डर पर होवित्जर तोपें गरजेंगी। भारतीय सेना को नया वीर मिल गया है। 30 साल में ये पहली बार है कि कोई तोप भारतीय सेना के जंगी बेड़े में शामिल हुई है। अब सीमा पर बोफोर्स तोपों के साथ अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपें भी गर्जा करेंगी और भारत की ताकत चौगुनी करेंगी। हिंदुस्तान की सरहद की हिफाजत करने वाला एक और महायोद्धा आ चुका है। चीन की सीमा पर गरजने के लिए तैयार है नया बाहुबली। अब हिमालय पर तैनात होगा देश का नया रक्षक M777 होवित्जर। यह है बॉर्डर पर हिंदुस्तान का नया शूरवीर जो दुश्मनों का होश उड़ाने के लिए तैयार है। होवित्जर तोप 40 किलोमीटर तक दुश्मनों को तहस नहस करने का मादा रखता है। इन 155 M777 गन हमारी फौज को बहुत ज़्यादा इन्हांस्ड कैपेबिलिटी देती है। इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण मैं दूंगा कि ये सारे एरियाज़ में जहाँ पे कि पहले हम अपनी गन्स को नहीं ले जा सकते थे, ये जा सकती हैं। हेलीकॉप्टर से अंडर स्लंग जा सकती है। इनएक्सेसिबल एरियाज़ में हम अपने फायर पावर को ले जाकर लड़ाई का जो एक को डिफरेंट मोड दे सकते हैं। बोफोर्स स्कैंडल के बाद 30 साल तक तोपखाने को मॉडर्नाइजेशन से दूर रखने के बाद इंडियन आर्मी अब अपनी पहली भारी तोप लेने को तैयार है। लंबे इंतजार के बाद M777 होवित्जर तोपें भारतीय सेना को मिल चुकी हैं और उनका परीक्षण पोखरण रेंज में होगा। अमेरिका से 2 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप भारत आ गई है। सूत्रों के मुताबिक इस साल सितंबर में 3 और अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप भारत लाई जाएंगी। इसके बाद मार्च 2019 से लेकर जून 2021 तक हर महीने 3-3 तोपें भारत लाने की प्लानिंग है। हिमालय के नए रक्षक भारत पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि होवित्जर तोपों के भारतीय सेना में शामिल होने के बाद से भारत की ताकत और बढ़ जाएगी। खासतौर पर चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए ये सौदा काफी अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक होवित्जर तोपों को चीन से सटी पूर्वी सीमा की पहाड़ियों पर तैनात करने की प्लानिंग है। करगिल की लड़ाई में बोफोर्स तोप गेम चेंजर साबित हुई थी। ये 24 किलोमीटर दूर तक बम बरसा सकती थी। इसकी क्षमता को बाद में अपग्रेड कर 27 किलोमीटर किया गया था। अब होवित्जर दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए तैयार है। जून 2016 में सरकार ने बताया था कि 145 आधुनिक तोपों की खरीदारी की जाएगी। इसके बाद पिछले साल के अंत में ही अमेरिका से होवित्जर तोपों की खरीद के लिए 2900 करोड़ रुपए के करार पर मुहर लग गई थी। लगभग 30 साल बाद अमेरिका से 4750 करोड़ रुपए में भारत ने 145 होवित्जर तोपों का सौदा किया है। इन तोपों की मारक क्षमता 40 किलोमीटर तक है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। और आइए अब आपको दिखाते हैं खतरनाक हादसे की तस्वीरें। ब्रेक फेल हुआ और कार अपना काम कर गया। मुंबई के पास अंबरनाथ इलाके में एक ट्रक की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। जरा आप भी इन तस्वीरों को देखिए और कैसे एक तेज रफ्तार ट्रक ऑटो को धक्का मारता है। टक्कर ऑटो के परखच्चे उड़ जाते हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। जिस ऑटो को टक्कर लगी उसमें 5 लोग सवार थे। तेज टक्कर की वजह से ऑटो ड्राइवर की तो मौके पर ही मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि कई गाड़ियों को कुचलता हुआ ट्रक भी आगे जाकर पलट गया, फिर उसके भी परखच्चे उड़ गए। अब देखिए किस तरह से ये खौफनाक हादसा हुआ। बेकाबू ट्रक एक के बाद एक गाड़ियों को रौंदता हुआ चला गया। और अब बात करते हैं यूपी में योगी सरकार की, जिनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल योगी सरकार दावा कर रही है कि यूपी में अपराधियों पर शिकंजा कसने में वो कायम हो रही है, कानून का राज कायम किया जाएगा। लेकिन अपराधी हैं कि योगी सरकार को सीधे चुनौती देने में लगे हुए हैं। बीते अगर 1 महीने की बात करें तो अपराध का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यूपी में कानून व्यवस्था के खिलाफ लोगों का गुस्सा है ये। अपराधियों के बढ़ते हौसले के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों का रोष है ये। मथुरा में सराफा भाइयों की हत्या करने वाले गुनहगार अभी भी सलाखों के बाहर हैं। आज पूरा मथुरा गुनहगारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। योगी सरकार से न्याय की गुहार लगा रहा है। यदि बदमाश इस तरीके से निर्भय बाजार में घूमेंगे तो व्यापारी सुरक्षित नहीं है। कन्नौज में नाबालिग का अपहरण कर 2 लोगों ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित गांव में लगे हैंडपंप पर पानी भरने गई थी, तभी गांव के ही 2 युवकों ने उसे अगवा कर लिया और फिर रेप की वारदात को अंजाम दिया। यहाँ आए थे, हमारी बच्ची थी जो रात को शौच के लिए गई थी, तो नल पे पानी भरने के लिए रात में उसको करीबन 8-9 बजे के करीब उसको 2 आदमी ने उठा लिया और उसको रात भर घर में बंद करके रखा, उसके साथ दुष्कर्म किया। काफी देर हो जाने के बाद भी जब नाबालिग घर नहीं लौटी तो परिवार वाले उसे ढूंढने निकले और पीड़ित को एक कमरे में बेहोशी की हालत में पाया। होश आने पर पीड़िता ने आप बीती सुनाई, जिसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। सर ये मालूम हुआ कि 1 दिन पहले उसको जो किडनैप किया था घर में रखा था। उसकी जांच की जा रही है। 164 के बयान कराए जाएंगे, जिस जो भी उसके अनुसार वो कहेंगी उसका परीक्षण किया जाएगा और उसी आधार पर कार्रवाई। कोई गिरफ्तारी की गई? अभी फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं है, पर गिरफ्तारी को प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मुरादाबाद के सिविल लाइन के हिमगिरी कॉलोनी में दिन दहाड़े 2 युवक एक घर में घुस गए और वहां 2 नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ की और एसिड फेंकने की धमकी तक दे डाली। क्या बोलते हैं, मैं बिस्किट लेने गई थी अपने भाई के लिए, तो मुझे अकेले देख के मेरे साथ मारपीट की। फिर मैं अंदर गई बचने के लिए, तो इनके दोनों लड़कों ने हमारे साथ खींच के मारपिटाई करी और कह रहे शादी कर ले। दोनों छात्राओं के परिवार वालों ने विरोध दर्ज कराते हुए कई बार पुलिस को शिकायत भी दर्ज कराई। इस मामले की तहकीकात की जा रही है कि वो 2 लड़के कौन आए थे। इन लड़कियों का आरोप है कि वो 2 लड़के यहाँ रास्ते में भी उनसे छेड़खानी करते रहते हैं, तो इसकी तहकीकात के बाद ये पता लगाया जाएगा कि कौन है जो ऐसा करते हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूपी में गुनाहों का ग्राफ तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। कहीं हत्या तो कहीं बलात्कार की वारदात योगी सरकार के लिए चुनौतियां बढ़ा रही हैं। फरवरी में बलात्कार के 244 मामले दर्ज हुए, मार्च में 378 और अप्रैल में ये आंकड़ा बढ़कर 393 पहुंच गया। जनवरी में यूपी में 286 हत्या हुई, मार्च में ये आंकड़ा 396 पर पहुंच गया, जबकि अप्रैल में 399 मामले दर्ज हुए। जनवरी में 16 डकैती की घटनाएं दर्ज हुई थी, मार्च में 23 और अप्रैल में 33 डकैती की घटनाएं हुई। जनवरी में लूट की 249 वारदात दर्ज हुई, तो वहीं मार्च में आंकड़ा बढ़कर 421 पहुंच गया, जबकि अप्रैल में आंकड़ा 412 रहा। यूपी में अपराध और बदमाशों के बढ़ते हौसले ने योगी सरकार की चुनौतियों को कई गुना बढ़ा दिया है, खासकर तब जब योगी यूपी सरकार को अपराध मुक्त बनाने का दावा कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।